हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्च 2022 में ये परीक्षा हुई थी और इस सेशन में हम लोग ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि पेपर का कॉम्प्लिकेसी लेवल कितना का रहता है, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस तरह से तैयारी आप कर सकते हैं, सो दैट आपके नंबर 100% सुनिश्चित हो जाएं और आप अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएं। अभी इस सेशन में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो राजस्थान के जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं और इसी सीरीज में हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ों पे गौर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम जिस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस पेपर को, वो 2022 मार्च में पेपर आया और ये बुकलेट सीरीज बी थी। बी सीरीज का ये पेपर है। इसमें आप ये बात सभी जानते हैं कि टोटल मिला के 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है, हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं की जाती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन राजस्थान का जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर, विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए, ये तो एक सीधा साधा सटीक सा क्वेश्चन है जिसके अंदर सभी बच्चों को आंसर भी पता होता है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था। सही आंसर होगा घूमर नृत्य, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गेंदड़, डांडिया और ढोल, इन सब को मांगलिक अवसरों पे या गणगौर के ऊपर नॉर्मली नहीं किया जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं जिनमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर होता है। थोड़ा बहुत सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन ये एक सरल क्वेश्चन था। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि ना तो पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, ना पेपर के सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर ढूंढने में दिक्कत होती है, आपको तकलीफ आएगी थोड़ी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी बच्चों को आते हैं, चाहे तैयारी की हो या ना की हो। और लगभग 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए थोड़ी बहुत अगर आपने मेहनत की तो आराम से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो देखिए, राजस्थान के मंगला क्षेत्र में तेल प्राप्त होता है। अब मंगला क्षेत्र के बारे में आपको कुछ और जानकारी भी अगर हो तो अभी पूछा गया कि मंगला क्षेत्र में कौन सा खनिज होता है, इसी का कुछ और क्वेश्चन भी नेक्स्ट एग्जाम में या किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। मंगला क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और यहाँ पे राजस्थान का पहला पेट्रोल का कुआं बनाया गया था और राजस्थान में सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र भी यही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि अभी वहाँ पे पचपदरा में रिफाइनरी भी बन रही है, तो ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में जब भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियों के बारे में कोई सवाल आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम या उसके सही स्थान का मिलान कौन सा नहीं है? तो हमें बताना है कि भारत सरकार ने कौन कौन सी कंपनियां राजस्थान में बनाई हैं और राजस्थान में उनका स्थान कौन सा है, दोनों का सही मैच देखना है। तो पहली कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। आप सभी को याद होगा, एक घड़ी आया करती थी पहले जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, एच एम टी की घड़ियाँ, वो इसी कंपनी की थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये बिल्कुल अजमेर में स्थित है, तो ये सही आंसर है। दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, उदयपुर। ये गलत मैच है क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में नहीं है, खेतड़ी जिला झुंझुनू में है। तो इसका मतलब ये आपको गलत दिया हुआ है और हमारा क्वेश्चन हमसे यही चाहता था कि इनमें से वो पहचानिए जो सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, क्वेश्चन का फाइनल आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में है और इसके साथ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जो है वो कोटा में है। तो ये आंसर ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया था कि सही मिलान कौन सा, नहीं, तो आंसर बनेगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होते, स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो आप आंसर कर पाएंगे, इनमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमलानंद घोष। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? तो जो लोग दृष्टिबाधित हैं, मतलब जिनको देखने में दिक्कत है, उन लोगों के लिए सरकार ने, आरबीआई ने एक नया ऐप बनाया जिसका नाम मनी ऐप है। मनी ऐप का ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित है और उसके पास में करेंसी नोट्स हैं, वो हाथ में नोट लेके पहचान नहीं पा रहा कि नोट 100 का है, 500 का है, तो उस नोट को अगर इस ऐप की सहायता से स्कैन किया जाए तो ऐप में फीचर है कि ऐप बोल के आपको बता देती है कि ये 100 का नोट है, ये 500 का नोट है, जिससे जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनकी मदद हो जाती है। तो सही आंसर होगा मनी। और मनी की फुल फॉर्म कैसे आई, मनी का नाम कैसे बना? इसका पूरा नाम है मीडिया एडेड नोट आइडेंटिफिकेशन, मीडिया की सहायता से नोट की पहचान करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर
जो होता है वो ये सामूहिक क्वेश्चंस हैं, जिस समय क्वेश्चन आता है तभी उसका वो आंसर सही होता है। तो हो सकता है आज के दिन हम लोग ढूंढे तो इस क्वेश्चन का आंसर बदल गया हो, लेकिन फिलहाल उस समय जो तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति श्री यू यू ललित। और अभी इस समय जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो श्री यू यू ललित का नाम फिर से एक बार चर्चा में है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट हुआ है और उन्होंने जाते समय अपने उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें नॉमिनेट किया, इनको नामित किया है कि श्री यू यू ललित को भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बनाया जाना चाहिए। और इनका नाम और भी प्रचलन में है क्योंकि नॉर्मली एक तरीका है कि कोई भी व्यक्ति जो जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम देता है वहाँ से सेलेक्ट होता है, प्रमोट होते होते लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट जज तक पहुँच सकता है। तो नॉर्मली इसको हम यूँ बोलें कि इस जुडिशरी सर्विस में जो एंट्री होती है वो जुडिशियल सर्विस के थ्रू होती है, जजेस उस सर्विस से बनते हैं। लेकिन श्री यू यू ललित उन लोगों में से हैं जो इस परीक्षा के बिना, जिनके काम के कारण, जिनके काम की गुणवत्ता के कारण उनको सीधा बार में से उठा के, मतलब बार का मतलब होता है वकीलों का जो संघ है, वहाँ से इनको सीधा और न्यायमूर्ति बनाया गया। भारत में सिर्फ 5 या 6 बार ही ऐसा हुआ है जब किसी को बिना परीक्षा के ऐसा ऊंचा पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन है निम्न में से कौन अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं? तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति, ये अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन न्यूज़ में रहते हैं उस समय। तो इसका सही आंसर है कमला हैरिस। और सब आप लोग जानते हैं कि ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए भी कमला हैरिस का नाम बड़ा पॉपुलर हुआ। तो ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और मामूली नॉर्मल करंट अफेयर इस एग्जाम में आता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करंट अफेयर नहीं आता है। और अगर क्वेश्चन भी देखेंगे तो पूरे 150 क्वेश्चन में से आपको 4-5-6 ही ऐसे प्रश्न मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान व अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है हरियाली अमावस। तो हरियाली अमावस इसका सही आंसर है। अगर ये सेंटेंस पूरा नहीं होता तो इसका आंसर बदल सकता था। अगर सेंटेंस में लास्ट भोजन कराते हैं के बाद का एरिया नहीं होता तो कई लोगों के मन में यूं भी ख्याल आ जाता है कि ऐसा तो पितृपक्ष में श्राद्धों में भी किया जाता है कि लोग खीर मालपुआ बनाते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं। लेकिन पूरी लाइन अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो उस समय लोग परिवारजनों के साथ में खुशियां नहीं मनाते, आनंद नहीं करते, वो तो एक तरह से देखा जाए तो श्रद्धांजलि देने का काम। तो सही आंसर होगा हरियाली अमावस। क्वेश्चन नंबर 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? तो हमें पहचानना है कि ये जो सारी नस्लें दी हुई हैं इसमें गाय की नस्ल कौन सी नहीं है। अगेन अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आपको टिप्स पे होगा, सभी बच्चे जानते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक तरह से आपको फ्री के नंबर दिए गए हैं। थारपारकर, गिर, कांकरेज और मुर्रा। तो सभी लोग जानते हैं कि मुर्रा भैंस की नस्ल है, इसलिए पूछा गया कि कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है। मुर्रा इसका सही जवाब होगा, ये भैंसों की नस्ल है। थारपारकर, गिर और कांकरेज ये तीनों के तीनों गोवंश की या गाय की नस्लें। उसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया था। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चंस में से एक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 में किसे बनाया गया? जीएसटी के बारे में आप सब जानते हैं, जीएसटी का पूरा नाम है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अंकित फड़िया नहीं, विराट कोहली नहीं, सचिन तेंदुलकर नहीं, सही आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को बनाया गया। और अमिताभ बच्चन तो वैसे भी कई बार ब्रांड एम्बेसडर पहले भी कई प्रोग्राम में बन चुके हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर जब सेव टाइगर्स मिशन चलाया गया तो वहाँ भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। पोलियो अभियान चलाया गया, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं ही। और इसके अलावा एक ब्रांड एम्बेसडिंग उन्होंने ऐसी की थी जिसके लिए सारे भारत के लोगों को याद होगा। एक ऐड आया करता था अमिताभ बच्चन का, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, गुजरात टूरिज्म, गुजरात पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है? तो टेनिस खिलाड़ी ऐसे कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती हैं? अगेन अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तब तो आपको वैसे ही याद होगा, अदरवाइज अगर आपने प्रिपरेशन की है तो भी आंसर आपको याद होना चाहिए। सही जवाब है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और 22 ग्रैंड स्लैम अभी तक वो जीत चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि मल्लीनाथ जी की स्मृति में, उनकी याद में ये मेला लगाया जाता है और तिलवाड़ा में, बाड़मेर में ये मेला भरता है। इस मेले की शुरुआत चैत्र कृष्ण एकादशी से होती है और चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या कोई भी नहीं? तो भारत में से होके कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत में से ही नहीं, भारत में राजस्थान में से भी गुजरती है। राजस्थान के भी 2 जिलों को ये टच करती है। कर्क रेखा कौन सी होती है ये सबको आपको याद होगा, आपने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा है। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले से होकर गुजरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा जो जोड़ा है वो ठीक नहीं है। जैसे हाड़ौती कोटा, बागड़ी बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर और मेवाती उदयपुर। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन भाषाओं से संबंधित है, कि कौन से एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हाड़ौती कोटा में बोली जाती है, बिल्कुल ठीक है। बागड़ी बांसवाड़ा एरिया में बोली जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जयपुर एरिया में ढूंढाड़ी बोली जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और मेवाती भाषा बोली जाती है उदयपुर में, ये गलत है, क्योंकि उदयपुर एरिया के अंदर मेवाती नहीं, मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे ये आंसर गलत है। और मेवाती भाषा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में भरतपुर और अलवर क्षेत्र जो है वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उदयपुर वाला लास्ट। उसके बाद क्वेश्चन है कि ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी करने का कार्य किस नाम से किया जाता है? तो ये एक कला है जिसमें ऊंट की खाल पे सोने की नक्काशी, स्वर्णिम नक्काशी की जाती है। इस नक्काशी कला को हम उस्ता कला के नाम से जानते हैं। तो ये उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला का जो मुख्य केंद्र है वो राजस्थान के अंदर बीकानेर है। तो सबसे ज़्यादा ये बीकानेर में पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखिए ये अगेन वो क्वेश्चन है जिसके लिए अगर आपने याद किया है, फैक्ट्स याद हैं तो ही आपसे हो पाएगा। इनमें कोई लॉजिक नहीं होता, मेमोरी का गेम है ये। और सही जवाब है 2001। लता मंगेशकर जी को इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए। एक बार अगर हम उन पर नज़र डालें तो 1969 में उन्हें सबसे पहले पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें मिला। 1999 में 1999 में उन्हें पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजा गया। और 2022 में उनकी डेथ हो गई और वो एक म्यूजिक इंडस्ट्री को, पूरे देश को गम में छोड़ के चली गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मली बच्चे जल्दबाजी के अंदर गलती कर बैठते हैं, याद होता है लेकिन जल्दी में पूरा नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे राज्य वृक्ष नहीं पूछा गया, राज्य पुष्प पूछा गया है। और राज्य पुष्प का सही आंसर होगा रोहिड़ा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि राज्य वृक्ष कौन सा है तो आंसर खेजड़ी होता। खेजड़ी को भी और रोहिड़ा को भी, दोनों को ही राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प 1983 में घोषित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु जो मिशन स्टार्ट किया गया उसका नाम क्या रखा गया? अगेन ये जब आप चीज़ें पढ़ेंगे तो ये उस समय करंट अफेयर में रहती हैं, उस वजह से क्वेश्चन आ जाते हैं। सही आंसर होगा आदित्य L1। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी इसका आंसर कर पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अन्ना सागर झील के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, अन्ना सागर झील कहाँ पे? तुम जानते हैं कि अजमेर में स्थित है। हम सबको ये याद है कि अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो अब फैक्ट पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ नॉट में रखी थी? नहीं। 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था? नहीं। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था? नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? तो देखिए आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार के, मोदी सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान को या आतंकवादियों को जवाब देने के लिए सरकार ने 2 बड़े अटैक किए थे, जिनमें से एक का नाम था उरी हमला और एक का नाम था बालाकोट। उरी वाला जो था वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेना ने फिजिकली मतलब स्थलीय हमला किया। और दूसरी तरफ बालाकोट जो है, बालाकोट में हवाई हमला किया गया। तो इस क्वेश्चन में वायुसेना पूछा गया है और हवाई हमला पूछा गया है। तो जो सही जवाब होगा वो होगा बालाकोट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो जावर की खान में कौन कौन सा खनिज मिलता है? तो देखिए इसका अगर वैसे आंसर सोचा जाए तो जावर की खान में सीसा मिलता है, जस्ता मिलता है और चांदी मिलती है। सीसा और जस्ता नॉर्मली जहाँ भी मिलते हैं एक साथ मिलते हैं, इसलिए इनको हम लोग ट्विन खनिज के नाम से भी जानते हैं, ट्विन मिनरल्स भी इनको बोला जाता है। और ये भी इनकी प्रॉपर्टी है कि सीसा जस्ता जहाँ मिलता है वहाँ नॉर्मली चांदी भी पाई जाती है। लेकिन
अगर इन सब में देखा जाए तो सीसा जस्ता की मात्रा इस खान में ज़्यादा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सीसा और जस्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया? अब मार्च में देखिए ये प्रश्न पूछा गया, और जब ये मार्च में क्वेश्चन पूछा गया तो ये उसी समय न्यूज़ में था, तो न्यूज़ से सीधा सीधा उठा लिया गया। सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जब उन्होंने वो टूर्नामेंट खेलने के लिए प्रवेश किया देश में, तो उस समय उन्हें कोरोना की वैक्सीन वगैरह प्रॉपर नहीं लगवा रखी थी। इस कारण के हम यूं याद कर सकते हैं, कोरोना रिलेटेड रीजन से उनको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए ये अगेन बोनस मार्क्स हैं। राजस्थान में रहने वाले हर बच्चे को पता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो राजस्थान होगा। सभी को याद होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा राजस्थान, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे एमपी, एमपी के बाद में महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया गया है। जोधपुर में भड़ला सोलर पार्क के नाम से, भड़ला सोलर पार्क के नाम से इसे स्थापित किया गया है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 2245 मेगावाट। तो 2245 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस लेके। तब तक के लिए अपनी तैयारी के लिए कमर कस लीजिए, दम लगा के तैयारी कीजिए, और इस बार की परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। अगर आपने पिछली बार परीक्षा दी थी और नकल के कारण या कई कारणों से परीक्षा रद्द हो गई थी, तो उस कारण निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार नए सिरे से तैयारी करें और उम्मीद करें कि अब की बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। धन्यवाद।